बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको गद्य पाठ 1 बड़े भाई साहब जो मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ पाठ है वो पढ़ाने चल रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी एक कथाकार थे, एक उपन्यासकार थे, जिन्हें उपन्यास सम्राट की भी संज्ञा दी गई थी, जिनकी लेखन कला आदर्श से जुड़ी यथार्थवादी थी, जिन्होंने अपनी कथानक में यथार्थवादी जीवन को चित्रित करने का प्रयास किया है। उनके तमाम उपन्यासों में गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि ऐसी सुंदर रचनाएं हैं कि जिन उपन्यासों ने उन्हें उपन्यास सम्राट की श्रेणी में खड़ा कर दिया। मुंशी प्रेमचंद जी ने जीवन में बहुत कष्ट उठाए थे, गरीबी झेली थी और उन सारी चीज़ों का चित्रण उन्होंने अपने कथानक में, अपने कहानियों में, अपने उपन्यासों में समेटा है। तो वास्तविकता से जुड़ करके वो लिखने वाले लेखक थे। बहुत ज़्यादा विस्तार में न जाते हुए मैं मुंशी प्रेमचंद जी की बड़े भाई साहब जो पाठ 1 है उसका सारांश आज पहले मैं समझाऊंगी आपको, क्योंकि कहानी का अगर सारांश आपको समझ में आ गया तो फिर व्याख्या अपने आप समझते आप चले जाएंगे। तो आज मैं आपको पूरी कहानी को सारांश के रूप में समझाऊंगी, फिर उसके बाद मैं पंक्तिबद्ध रूप में उसको समझाऊंगी अपने अगले वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बड़े भाई साहब पाठ जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है और एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है जिसको फिल्माया भी गया है और जो बाल मनोविज्ञान और मन के भावों को लेकर लिखी गई है। बाल मनोविज्ञान एवं बड़ा दिखने की चाहत को अत्यंत प्रभावी ढंग से दर्शाया गया है। पाठ में यह भी दिखाया गया है कि किस तरह योग्य न होने पर भी बड़ा भाई अपने बड़े होने का एहसास, अपने कर्तव्य का बोध करता है और उस समय के संस्कारों से लेखक ने परिचय कराया है। यद्यपि देखा जाए तो कहानी में उन संस्कारों का परिचय दिया गया है जो हमारे भारतीय समाज की देन है। हमारे भारतीय समाज में ये कहा गया है कि हम अपने से बड़े का सम्मान करते हैं और करना चाहिए। यहाँ बड़ा भाई यद्यपि कक्षा में पास नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी छोटे भाई को डांटने का हक रखता था, उसको अपनी जिम्मेदारी समझता था और छोटा भाई उसको हुक्म और कानून समझ करके उसको अपने हृदय पर उतार लेता था। बुरा लगते हुए भी बुरे की भावना मन में नहीं आने देता था। तो कहानी में एक संस्कार का भी परिचय मिला है। बाल मन के साथ साथ एक संस्कार का परिचय मिला है, एक बड़े के कर्तव्य का बोध मिला है, एक छोटे के प्रेम का बोध मिला है। तो ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। बड़े भाई साहब और लेखक यानी छोटा भाई, लेखक कहिए या छोटा भाई कहिए, यदि उनकी बात की जाए तो लेखक अपने बड़े भाई के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनका बड़ा भाई उनसे 5 साल उम्र में बड़ा था और कक्षा में देखा जाए तो 3 वर्ष आगे था, यानी कि लेखक से बड़ा भाई 5 वर्ष बड़ा था। लेखक से, ये पहला प्रश्न आपको कभी कभी आता भी है कि लेखक से बड़ा भाई 5 वर्ष बड़ा और 3 कक्षा आगे
चल रहा था, लेकिन शिक्षा आगे था। लेकिन शिक्षा की नीति पर व्यंग करते हुए उन्होंने इस बात को माना कि शिक्षा की नीतियां गलत हैं, जिसके कारण वो फेल होते हैं। तो उनकी उम्र जो थी 14 साल थी और छोटे की उम्र जो थी वो 9 साल थी। तो बड़े भाई की उम्र कितनी थी? 14 वर्ष थी और छोटे की उम्र 9 वर्ष। तो ये उम्र का अंतराल था दोनों भाइयों के बीच में। और 9 साल की उम्र होते हुए भी 2 बार फेल हो गए। 2 बार फेल होने के बाद कक्षा का अंतराल कम होना बिल्कुल स्वाभाविक है। कक्षा का अंतराल कम होने लगा और उनका मानना यह था कि पढ़ाई जैसे विषय में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर बुनियाद पुख्ता होगी तो महल भी आलीशान होगा। ये लेखक ने बड़े भाई के लिए कहा है कि पढ़ाई जैसे विषय में वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि आराम से अपनी नींव को मजबूत किया जाए। तो ये व्यंग कह सकते हैं कि लेखक का ये व्यंग था बड़े भाई का एक ही कक्षा में बार बार फेल हो जाना। संभवतः लेखक ने इसी को ध्यान में रखकर जो ये व्यंग किया है कि बुनियाद पुख्ता ना हो तो महल कैसे आलीशान बनेगा। तो उसके पीछे यही कारण था कि बड़े भाई के फेल होने की जो प्रक्रिया थी उससे यही लग रहा था कि वे अपनी बुनियाद जो है मजबूत कर रहे हैं और वे पढ़ाई में चाहे जैसे भी रहे हों, लेकिन उम्र में बड़े होने का जो हक था उसको कभी नहीं भूलते थे। उम्र में बड़े होने का हक इसलिए नहीं भूलते थे कि उन्हें ये लगता था कि छोटा भाई कुछ भी हो तो उम्र में छोटा है। कहते हैं ना कि धूप में बाल नहीं सफ़ेद किए। कहने का तात्पर्य कि उम्र का जो अनुभव होता है वो स्वतः आता है। वो पढ़ाई लिखाई से, किसी के सिखाने से, किसी भी रूप में नहीं आ सकता। तो यहाँ भी लेखक ने यही दिखाया है कि बड़े भाई को अपनी उम्र का एहसास है और उस उम्र के एहसास के कारण वो हमेशा अपने आप को बड़ा समझता था। और स्वभाव की बात करें तो बड़े भाई जो थे स्वभाव से अध्ययनशील थे। अध्ययनशीलता तो उनमें ऐसी भरी थी। तो उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी बड़े भाई की, बड़े भाई की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे अध्ययनशील मतलब स्वभाव से वे बहुत अध्ययनशील थे। वे हमेशा ये चाहते थे कि पढ़ाई लिखाई में ही समय व्यतीत किया जाए। किसी भी रूप में वे ये नहीं सोचते थे कि अपना एक भी समय, एक भी मिनट गंवाया जाए। तो स्वभाव से बहुत अध्ययनशील थे। लेकिन कुछ भी कहिए, मनोविज्ञान तो इस बात को मानता है कि चाहे आप मस्तिष्क का काम करें तो भी थकान होती है। मस्तिष्क को भी आराम की आवश्यकता होती है। और वो आराम की आवश्यकता कैसी होती है कि दिमाग को आराम देने की आवश्यकता है। तो जब उनको भी थकान महसूस होती थी तो वो क्या करते थे कि वो दिमाग को आराम देने के लिए हाशिए पर, हाशिए मतलब मार्जिन, हाशिए पर कभी कुत्ते बिल्ली के चित्र बनाना, कभी एक ही शब्द को बार बार लिखना,
कभी ओम लिखना, कभी श्रीयुत लिखना, कभी कोई शेर लिखा तो ऊपर से नीचे तक पन्नों में उसको बार बार लिखने लगे। यानी दिमाग को आराम देना है तो बहुत सारे तरीके निकालकर कभी चित्र बनाने लगते थे, कभी वो किसी शब्द को लिखते थे, उसकी उस सुंदर हैंडराइटिंग में लिख डालते थे। और बहुत बार एक ही वाक्य को 10-20 बार, जैसे पुराने ज़माने में श्रुतलेख लिखा जाता था, ठीक वैसे ही वो उस लाइन को 10 से 20 बार लिख डालते थे। और कभी कभी तो ऐसे शब्द भी लिखते थे कि जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता था, लेकिन उनके दिमाग को आराम मिलता था। अपने दिमागी थकान को मिटाने के लिए उनके लिए इस काम का होना बहुत आवश्यक था, तो वो इस चीज को दिमाग में लेकर चलते थे कि हर तरह से वे अपने कार्य को कर सकें। तो इन्होंने यहाँ पर ये सारी चीजें दिखाई हैं। उसके बाद और क्या कहा है कि ऐसी ऐसी पहेलियां लिख देते थे कि जिनका कोई अर्थ भी नहीं होता था। और बार बार छोटे भाई को मन में ये आता था कि वो ऐसा करे कि इसका पूछे कि ऐसा काम क्यों करते हैं, लेकिन बड़े और छोटे का जो अंतर होता था, उस अंतर के कारण वो इस बात को भी नहीं पूछ पाते थे। अब तरह तरह के सवाल मन में उठते, लेकिन उस समय के जो संस्कार छोटे और बड़े के बीच बचपन से सिखाया जाता था, वो संस्कार उन्हें इस तरह की चीजें करने नहीं देता था। उनकी आत्मा अंदर से इस बात को तैयार नहीं होती थी कि वे बड़े भाई से पूछे कि आप रात दिन पढ़ते हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा होता है और आप पास भी नहीं होते। तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आती थी। अब बड़ा भाई जो था, मौके मौके जब देखता तो नसीहतें देने में भी वो चूकते नहीं थे। तो लेखक को चुपचाप बड़े भाई साहब की नसीहतें सुनना पड़ता था। वे कहते थे तुम इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ोगे, एक हरफ भी नहीं आएगा। अब मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी में उर्दू शब्दों का प्रयोग करके नसीहत देना, बुनियाद पुख्ता करना और ऐसी एक हरफ भी नहीं आएगा, तमाम ऐसी शब्दों का प्रयोग करके भाषा को 4 चांद लगा दिया है। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी लेखक शुरू में ही उर्दू में लिखते थे। हिंदी में तो वो बहुत बाद में आए लिखना शुरू किए, पहले तो वो उर्दू में लिखते थे। और उर्दू में लिखने के कारण उनके भाषा में हिंदी कहानियां जब लिखी जाने लगी तो उसमें भी उन्हें यही स्थिति थी कि उनके जो शब्द थे वे शब्द उर्दू के प्रयोग होते थे, जिससे कि भाषा का सौंदर्य अनुपम बन जाता था। तो बार बार वो बड़ा भाई जो रहता है छोटे भाई को डराता है कि तुम जिस तरह पढ़ाई करते हो इस तरह पढ़ाई करके तो बहुत मुश्किल है कि तुम पास हो। अंग्रेजी इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। मैं तो रात दिन पढ़ता हूँ फिर भी मेरी स्थिति ये है। तुम तो सिर्फ समय बिताते हो, उस समय बिताने में यदि तुम्हें ऐसी स्थिति आएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि तुम कोई कक्षा पास कर सको। दिन रात पढ़ने और खून जलाने के बाद ये विद्या आती है। उनका मानना ये था कि दिन रात पढ़ करके खून जलाकर अगर कोई ऐसा करेगा तभी वो अंग्रेजी लेके पढ़ सकता है। ये खौफ था उस जमाने में अंग्रेजी का। आज की स्थिति नहीं थी कि बच्चा पैदा हुआ उसको 2.5 साल की उम्र में ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया गया और बच्चा सीखना शुरू कर देता है और बड़े होते होते वो फर्राटेदार बोल रहा है। लेकिन उस समय अंग्रेजी जो थी वो कक्षा 6 से शुरू होती थी, तो लोगों के अंदर एक खौफ था, एक डर था कि वो अंग्रेजी उन्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। तो खून जलाने के बाद उनका मानना था कि बहुत खून जलाने के बाद ही ये विद्या आती है। मैं खेल तमाशे सब छोड़कर पढ़ता रहता हूँ। बड़े भाई साहब की ये आदत थी कि न वो खेलने जाते थे न कहीं आसपास निकलकर कुछ देखने जाते थे। बस वो रात दिन स्कूल जाना और स्कूल से आकर
अपने निश्चित समय का टाइम टेबल बना लिए थे और उस टेबल पर बैठकर उस टाइम टेबल के अनुसार वो घंटे घंटे अपनी पढ़ाई करते हुए रात को 11 बजे उठते थे और फिर उसके बाद वो सुबह से ही पढ़ाई का प्रारंभ तरीका लगा के वो फिर प्रारंभ कर देते थे। और यही चीज वो छोटे भाई से चाहते थे, मगर छोटा भाई था कि उसे ये सब करना बहुत कठिन था। उसके लिए एक टेबल और एक कुर्सी, एक मेज कुर्सी पर बैठ करके 2 से 3 घंटा बिताना ही बहुत कठिन था। उसका मन चंचल था, उसका मन बाहर कंकड़ियाँ खेलने जाने का मन करता था, उसका मन पतंग उड़ाने का करता था। वो भाई साहब की नज़रें बचाकर बाहर निकलना चाहता था। उसे ये लगता था कि भाई साहब बस मौके की तलाश देखता था कि भाई साहब की नज़रें घूमें और वो बाहर निकल जाए। और खुदा ना खास्ता अगर किसी कारण से लौटते वक्त भाई साहब से भेंट हो गई तो भाई साहब के गुर्रा कर पूछने पर कि कहाँ थे, उसकी घिघी बन जाती थी। उसके डर के मारे उसकी टांगें हिलने लगती थी। तो ये खौफ, ये डर लेकर बड़े भाई और छोटे भाई के बीच का प्रेम, नियम, कानून, अदब, लिहाज, संस्कार सब चल रहा था। और छोटा भाई सब जानते हुए भी उस चीज़ का विरोध करना नहीं जानता था। बड़े भाई साहब बड़े थे, उस उम्र के नाते सारी चीज़ें किनारे छोड़ करके भी वे छोटे भाई के संरक्षण का कार्य करते थे। तो ये चीज़ें मुंशी प्रेमचंद जी ने उस जमाने की दिखाई है। और सब कुछ करते हुए भी बड़े भाई साहब का मानना ये था कि न खेल में जाते हैं न तमाशे में जाते हैं, फिर भी उन्हें क्या लगता है कि कक्षा में 2-2, 3-3 साल लगाते हैं। और तुम जो पढ़ाई, तो मतलब लेखक के लिए संबोधन है कि तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो उस पढ़ाई से तो मुझे नहीं लगता है कि तुम एक भी कक्षा आगे पढ़ोगे। जबकि होता इसका उल्टा था। बड़ा भाई कम समय में पढ़ता था और उसके दिमाग, कहते हैं ना, पढ़ाई करने का तरीका अलग अलग होता है। और उसका तरीका अलग अलग होने के साथ साथ ये था कि कोई बहुत थोड़ी देर में पढ़ता है, उसका दिमाग ऐसा होता है कि वो समझ जाता है और उस चीज़ को कर लेता है। कोई रात दिन पढ़ता है फिर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, पास नहीं होता बड़े भाई साहब की तरह। तो उनका मानना यही था कि मैं तो रात दिन पढ़ता हूँ, उन्हें ये नहीं लगता था कि उनकी पढ़ाई में कोई कमी है, बल्कि उन्हें तो उल्टा शिक्षा में कमी दिखती थी कि जिस तरह से पढ़ाई कराई जाती है ऐसी पढ़ाई तो होनी ही नहीं चाहिए। वास्तव में ऐसी पढ़ाई तो होनी ही नहीं चाहिए, ये उनका मानना था। तो ये वो कहते हैं कि तो तुम तो ऐसी मेहनत करोगे तो उम्र भर एक ही दर्जे में पड़े रह जाओगे। यदि इसी तरह समय गंवाना है तो फिर गुल्ली डंडा खेलना है तो वापस घर चले जाओ। दादा की गाढ़ी कमाई के पैसे क्यों उड़ा रहे हो? ये बड़े भाई का रूप था, ये बड़े भाई का हक था, जिसके कारण वो अपने 5 साल बड़े होने का जो अंतर है उसे वो कैसे दिखाता है कि तुम अगर ये सोचते हो कि मैं पास नहीं हो रहा, बड़े भाई ये छोटे भाई से कहता है कि तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैं पास नहीं हो रहा हूं तो तुम्हें मनमानी करने दूंगा, तो ये अपने मन से बात निकाल दो। तुम्हें अगर गुल्ली डंडा खेलना है, तुम्हें अगर कंकरियां खेलना है, पतंग उड़ाना है, तो ऐसा करो कि बाप दादा की गाढ़ी कमाई मत बर्बाद करो, वापस घर चले जाओ। ये उसकी मंशा रहती है। अब देखिए स्थिति क्या है कि बड़ा भाई अपनी पूरी जिम्मेदारी को किस तरह छोटे भाई के साथ निभाता है और उसे किस किस तरह से शिक्षा की नीतियों को, उसकी बातों से ऐसा डराता है कि उसके मन में सिर्फ पढ़ाई ही बैठ जाए। यद्यपि लेखक यानी छोटा भाई शिक्षा से बिल्कुल डरता नहीं था, लेकिन बड़ा भाई चूंकि पास नहीं होता था तो उन्हें क्या लगता था कि शिक्षा एक खौफ है, एक डर है। उस डर के नाते पढ़ाई में बहुत मेहनत है। यद्यपि उनकी सोच गलत थी, वो पढ़ाई को उस तरीके से नहीं पढ़ते थे जिस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। थके दिमाग से अगर आप रात दिन किताब लेकर पढ़ते रहेंगे तो आपको पढ़ी चीज़ें कभी नहीं याद होंगी। बड़े भाई साहब रात दिन किताबों में उलझे रहते थे, आंखें फोड़ते थे और नतीजा सब बिल्कुल 0 था। तो ये कहा है
और लेखक, जब बड़ा भाई लेखक को इस तरह समझाता है तो लेखक ठानता है कि ठीक है, आज से मैं भी बिल्कुल बड़े भाई की तरह मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा। और उसके बाद क्या नतीजा होता है कि वो एक टाइम टेबल बना दिया जाता है जिसमें हर विषय के लिए एक एक घंटा सुनिश्चित किया रहता है। और उस एक घंटे के सुनिश्चित करने पर स्थिति ये थी कि वो खेल के लिए उसमें कोई घंटा नहीं था, कि वो रात दिन उसमें आंखें गड़ाए रहता था। कहते हैं ना कि बच्चे जब पढ़ने में उनका मन नहीं लगता और वो टाइम टेबल बना लेते हैं तो पहले दिन ही उनके टाइम टेबल की अवहेलना शुरू हो जाती है। और जैसे ही अवहेलना होती है तुरंत उनके मन में आता है कि चलो आज भर हुआ है, कल से इस काम को फिर से करूँगा। और उसके बाद की स्थिति क्या होती है कि उस काम को वो करने के लिए हर अगले दिन करते करते आ जाते थे कि अब उनसे नहीं होगा। छोटे भाई की भी स्थिति बिल्कुल ही थी। बड़े भाई के डांट डपट और नसीहतों के बाद वो अपना एक टाइम टेबल बना लेता था जिसमें भाई साहब की लताड़ मिलती थी, सुनता था और टाइम टेबल बनाकर एकदम नियम बना लेता था कि कल से इस टाइम टेबल पर ही काम होगा। क्योंकि भाई साहब के उपदेश जो थे सूक्तिवाड़ चलाने में इतने निपुण थे, व्यंग्यवाड़ कहने में इतने निपुण थे, उनकी भाषा में वो तेजी थी कि बड़ा भाई छिद जाता था, मतलब उसको कष्ट होता था। लेकिन फिर वही बात आती थी कि उसे ये लगता था कि उससे ऐसी आंख फोड़ू पढ़ाई नहीं हो सकती, लेकिन अपने भाई का उत्तर वो नहीं दे सकता था। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, उसके पास कोई जरिया नहीं था। बस वो चुपचाप आंसू बहाता था और निराश होकर के फिर निराशा के बादल छट जाते और वो उसी टाइम टेबल के लिए फिर उठता शुरू कर देता कि आज से वो पढ़ाई ही पढ़ाई करेगा। उसके टाइम टेबल से खेल कूद की मत बिल्कुल गायब थी और प्रातःकाल 6 बजे से रात 11 बजे तक सभी विषयों के लिए टाइम टेबल बना हुआ था और उसी के अनुसार पढ़ाई करना प्रारंभ कर दिए थे। अब टाइम टेबल के प्रयोग में भी उनकी असफलता सिद्ध होती है कि ठीक उसी बच्चे की तरह जो बच्चा इतनी आँख फोड़ू पढ़ाई करने का आदी नहीं है, वो भला कैसे इस चीज़ को अपने मन में ला सकता है। तो टाइम टेबल भी उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। अब लेखक टाइम टेबल बना तो लेता पर दूसरे दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है और मैदान की स्वच्छंदता, खेल कूद, खेलों की मस्ती लेखक के मन से कहाँ उतरने वाली। लेखक उसे उसके मन के किसी कोने में और उसकी आंखें उस मैदान के कोने में होती थी कि बस मौका मिल जाता और वे सब मैदान की ओर से खींच ले जाते। सारा मन उसका मैदान की ओर होता। उसे टाइम टेबल जानलेवा लगने लगा, किताबें आँख फोड़ू लगने लगी कि भाई साहब की नसीहत के हिसाब से तो उससे पढ़ाई न होगी। उसने जैसे हार मान ली थी। उसे लगता था कि ऐसी पढ़ाई से भाई साहब की डांट खाना बहुत अच्छा है, डांट ही खा लेंगे, मगर उससे ये काम नहीं होगा। ये यहाँ पर दिखाया है प्रेमचंद जी ने, उस बाल मन के चित्र को खींचा है जिसमें कि ये दिखाया गया है कि किस तरह से एक बच्चा जो है वो पढ़ाई के प्रति सचेष्ट तो होता है मगर उसके अंदर उतना लगाव, शुरू में बच्चे कहाँ पढ़ाई के प्रति लगाव होता है, उन्हें ज़बरदस्ती बिठाना पड़ता है, उन्हें हाथ पकड़ के लिखाना पड़ता है। धीरे धीरे उन्हें कुछ मिनटों से लेकर कुछ मिनटों के बाद फिर उन्हें कुछ घंटों बैठाया जाता है और फिर घंटों से फिर कुछ घंटे बढ़ाए जाते हैं और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है कि वो अपने काम को करने की आदत डाल लेते हैं। तो कुछ कुछ करके ये बढ़ता है। भाई साहब का मानना ये था कि पहले दिन ही टाइम टेबल बनाओ और उसे लगातार अपने नियम में डालो और पढ़ाई करो। तो ये छोटे भाई के बस के बाहर की बात थी। और जब पूरे साल परीक्षा पढ़ लेते और जब परीक्षा का रिजल्ट आता
तो फिर वही रिजल्ट का वही नतीजा होता कि सालाना इम्तहान हुआ, बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए और लेखक कक्षा में अव्वल आ गया, प्रथम आ गया। और पूरी, अब दोनों भाइयों के बीच में कितना अंतर था? दोनों भाइयों के बीच में कितनी कक्षा का अंतर था? 5 वर्ष बड़े थे, 3 कक्षा का अंतर था। 1 साल फेल हो गए, यानी 1 साल फेल होने के बाद अब ये अंतर कितने दिन का रह गया? 2 वर्ष का। अब 2 वर्ष का उनका अंतर बचा। तो 2 वर्ष का ये जो अंतर था वो हुआ, और उस 2 वर्ष के अंतर को यहाँ पर अब लेखक को ये लगने लगा कि कुछ भी मैं कैसा भी हूं, पास तो हो जाता हूं। तो थोड़ा सा उसके अंदर घमंड का भाव आ गया और लेखक के मन में अभिमान और आत्मसम्मान जरूर बढ़ गया। उसे लगा मैं कुछ भी करूंगा, पास हो जाऊंगा। और बड़े भाई को लगता था कि अंधे के हाथ बटेर लग गई है, मतलब योग्यता नहीं है, ये अंधेरे में तीर मारा और सही बैठ गया वाली हालत है। तो अंधे के हाथ बटेर लग गई। एक चीज और बता दें कि बड़े भाई साहब पाठ में बहुत अधिक मुहावरे हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्रारंभ से ही पहले पाठ के मुहावरों को आप अलग करें, अंडरलाइन करें, और उस अंडरलाइन करने के साथ साथ आप उनके अर्थ को तलाशें, भावार्थ के आधार पर उनके अर्थ को तलाशें और उस अर्थ के आधार पर उसको आप निकालिए और वाक्य प्रयोग करिए। छोटी कक्षाओं से ही वाक्य प्रयोग का अभ्यास होता है, लेकिन कक्षा 10 में जब वाक्य प्रयोग की बारी आती है तो सीधा सपाट वाक्य प्रयोग नहीं होता। इसमें हमेशा 2 वाक्यों का वाक्य प्रयोग होता है, जिसमें एक कारण हो और दूसरे में निवारण हो। तो ये बहुत सारे जो मुहावरे हैं उन्हें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। आज मैंने सिर्फ कहानी का सारांश बताया है क्योंकि कहानी बहुत बड़ी है। अगर मैं आपको पहले से कहानी का सारांश समझा दूंगी तो जब मैं भावार्थ पढ़ाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब बड़े भाई साहब उपदेश देते थे। एक सुबह जब लेखक गुल्ली डंडा खेलकर लौट रहा था तो बड़े भाई साहब लेखक को डांटते हुए पूछते हैं, इस साल पास होकर कक्षा में प्रथम आ गए तो तुम्हें घमंड हो गया है। अब बड़ा भाई ये सिखाना चाहता है कि घमंड तो यहाँ बड़े बड़ों का नहीं चला। उन्होंने रावण का उदाहरण दिया है कि रावण का घमंड नहीं चला तो तुम कौन सी चीज हो, जो चक्रवर्ती राजा था लेकिन चुटकियों में राम के हाथों मारा गया। तो इस तरह से उसका नामो निशान मिट गया। तो कहने का मतलब कोई भी संसार में घमंड करने से नहीं चला है। यदि तुम्हें जीवन में सफल होना है तो घमंड नहीं करना है। आज तुम्हारे हाथ योग्यता लग गई है, हो सकता है कल तुम उस चीज को ना पा सको और उसके बाद तुम्हें करना क्या होगा कि तुम्हें एक पढ़ने का अभ्यास करना होगा। ये अंधे के हाथ बटेर लगने वाली बात नहीं है कि अचानक तुम्हें मिल गई तो तुम्हें घमंड हो गया कि मैं जब चाहूं तब पास हो सकता हूं, मैं कुछ भी करूं पास हो जाऊंगा। तो ये अपने मन की भावना को निकाल दो। ये बात बड़े भाई जो हैं वो समझाना चाहते हैं। और उन्होंने शैतान को ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त होने का उसको घमंड हो गया तो उसे भी नरक में ढकेल दिया। शाहे रोम भीख मांग मांग कर मर गया। एक उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे उदाहरण दिए और साथ ही कहा कि एक दर्जा भी तुम अगर पास हो गए तो तुम्हें इतनी घमंड नहीं होना चाहिए। वास्तव में तुम्हें ये मानना चाहिए कि जीवन में बिना कठिन परिश्रम के कुछ नहीं मिल सकता और तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। और इस तरीके से बड़ा भाई जो रहता है अपना आत्म बखान भी करता है कि तुम मेरी हालत देखो, मैं कितना पढ़ता हूँ, रात दिन मरता हूँ, आंखें फोड़ता हूँ, मगर होता क्या है, होता यही है कि किसी भी तरीके से मैं पास नहीं हो पाता हूँ। और तुम हो कि चाहते हो कि बिना मेहनत के दोनों हाथों में लड्डू आ जाए। तो बड़ा भाई किसी भी अवसर को चूकता नहीं था, उसको समझाने में नहीं छोड़ता था। तो मैंने यहाँ पर जो अंतर दिखाया है, इस अंतर को आपको याद रखना होगा कि ये अंतर कितना आवश्यक है। उम्र का अंतर हमेशा रहेगा, भले दोनों भाई
एक कक्षा में क्यों ना हो जाए। बड़ा भाई ये उसे समझाता है छोटे भाई को कि तुम कुछ भी करो, मैं हो सकता है कि मैं तुम अगली साल भी पास हो जाओ और मैं ना पास हो सकूं, ऐसी स्थिति में फिर मैं और तुम बराबर हो जाऊंगा। तो फिर इसके मतलब ये थोड़े कि मैं तुम्हारे बराबर हूं, मैं उम्र का अंतर कोई भगवान भी आके नहीं कम कर सकता। तो इस तरीके से देखा जाए तो वास्तव में ये बड़े भाई की कहानी जो है बहुत रोचक है। मैंने बहुत संक्षेप में आपको सारांश बताई है। अब मैं पाठ की व्याख्या आपको इसके अगले वीडियो में करूंगी। तो आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।